अब नादरीन, इमरान खान साहब की रिहाई तो इन्हें करनी पड़ेगी। ये जो मर्जी कर, आज नहीं करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। कोई अदालत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रुकावट नहीं है, कोई इदारा इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ इमरान खान और कोई हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। और ये चंद लोग हैं जो रिहाई नहीं होने दे रहे, वरना इमरान खान साहब रिहा हो जाते अब तक। कोई कानूनी नुक्ता नजर से तो उनको कैद में रखा नहीं हुआ। ये तो उनके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के, पूरी दुनिया में हर जगह पे वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में नहीं है कि वो गुनाहगार, छोड़ना तो पड़ेगा। ये आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आनन फानन सब होगा और इन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। और 2024 के इलेक्शन में जिसने गंद मारा है ना 2024 के इलेक्शन में, उन सबका एहतसाब होगा, उन सबको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ये जितने अफसर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें बड़ा शौक है ना सियासत करने का, ये सारे आपको मुस्तकबिल में रायबंड के बाहर या बिलावल हाउस के बाहर बैठे हुए आपको नजर आएंगे और इनकी कोई औकात रह नहीं जाएगी। आज यानी आप अंदाजा कर दें इमरान खान को इर्रेलेवेंट करते करते ये कहां पहुंच गए। और अब तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान वाले पंजाब जाना चाह रहे हैं, उन्होंने जीटी रोड के रास्ते जा रहे हैं। 4 साल गुजर गए इनको रिजीम चेंज ऑपरेशन किए हुए, लगभग पौने 4 साल हो गए। पौने 4 साल के बाद आज भी इनकी औकात ये है कि इन्हें पूरे पंजाब में क्रैकडाउन करना पड़ता है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने से पहले। ये अब तक लोगों के दिल में जगह नहीं बना सके, ये अब तक लोगों के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर सके। इनकी औकात ही नहीं बची, ये कर ही नहीं पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं। और ये नहीं कर पाएंगे, ये सबको समझ आ गई है। इनके जाने का वक्त है, अब समझें आप। ये आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्योंकि एक चीज भी ये नहीं संभाल सके इस मुल्क की। यानी जिन लोगों को लाया गया जाली फॉर्म 47 के ऊपर, वो लोग बिल्कुल नालायक, निकम्मे और नखट्टू साबित हुए, नाअहल साबित हुए। वो वैसे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, पब्लिक में भी फारिग हो गए, लेकिन उन्होंने कोई एक काम करके नहीं दिया इस मुल्क के अंदर। अवाम के अंदर वो थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाए। रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसमें पूरा निजाम ये गवाही देता है कि इमरान खान ने जेल से बैठ के जो कहा वो ठीक कहा। महमूद खान अचकजई साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर बड़ी खुलकर बात की है, और हत्ता कि उन्होंने आईना दिखाया। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी उन्होंने एक तरह का आईना दिखाया। महमूद अचकजई साहब ने सख्त बात कर देते हैं, लेकिन बुजुर्ग सियासतदान है, बात उनकी ठीक है, और तहरीक इंसाफ के लोगों को इस बात पे सोचना चाहिए। वो कहते हैं हर आदमी इस वक्त कैदी नंबर 804 का नारा लगा रहा है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान का नारा लग रहा है। इस वक्त जो अवामी हमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है या इमरान खान को हासिल है, तारीख में किसी को हासिल नहीं रही। इसके बावजूद इमरान खान जेल में है। मादरत के साथ इसकी वजह तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन की कमी है। हर 100 आदमी का एक लीडर है, यानी हर 100 बंदों ने अपना एक, इसने ये ग्रुप बनाया, उसने वो ग्रुप बनाया, उसने वो कहता है ये गद्दार है, वो कहता है वो कंप्रोमाइज है। और इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी किरदार अदा किया जिन्होंने खुद कोई कुर्बानी नहीं दी, जिन्होंने खुद एक चपेट भी नहीं खाई, लेकिन वो रोजाना की बुनियाद पे बताते हैं वो फलाना भी एमएनए जो है वो गद्दार है, वो फलाना एमपी है जो वो भी गद्दार है, वो फलाना जो है वो भी। इन्होंने इतना सख्त कर दिया क्राइटेरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कि लोग बेचारे हाथ पांव फूल गए उनके, वो छोड़ छाड़ के बैठ गए, यार हम किधर जाएं, हम काम करते हैं फिर गालियां पड़ती हैं, पीछे हटते हैं फिर गालियां पड़ती हैं। तो ये कुछ लोगों ने बड़ा सख्त क्राइटेरिया कर दिया, और ज्यादातर ऐसे लोगों ने जिनका अपना चेहरा दिखाई भी नहीं देता, जो खुद सामने आ भी नहीं सकते, या ऐसे लोगों ने जिन्होंने कभी जिंदगी में कभी एक चपेट भी नहीं खाई। देखिए हर आदमी के हालात मुख्तलिफ होते हैं, हर आदमी एक सर्टन लेवल तक लड़ सकता है। कोई आदमी ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ सकता है, कोई छोटी। एक दिन मैं इमरान खान साहब के साथ बैठा हुआ था, तब भी ये बात हुई थी। मैंने खान साहब के सामने अर्ज किया था कि खान साहब कोई आपके सामने कारकुन ऐसा आ जाएगा जो गोली खा लेगा आपके लिए, कोई ऐसा आ जाएगा जो आपके लिए गोली मार भी सकता है, कोई डंडा खा सकता है, कोई डंडा मार सकता है, कोई ऐसा है जो ना डंडा खा सकता है ना डंडा मार सकता है, सिर्फ नारा लगा सकता है, कोई ऐसा है जो पुलिस को एंगेज कर सकता है, कोई ऐसा है जो उनके आगे लग के भाग सकता है, कोई ऐसा भी होगा जो अपने घर के अंदर कमरे में बंद करके अपने आप को जानवर पे बैठ के आपके हाथ में दुआई कर सकता है। तो ये लोगों का अलग अलग होता है ना। अब सारे लोग तो एक तरह के नहीं होते मार खाने वाले, तो आपको सारों को साथ लेकर चलना होता है। लेकिन यहां क्राइटेरिया बहुत सख्त कर दिया गया। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, मैं उन लोगों की बात भी नहीं कर रहा जो लोग इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप कर चले गए। उनका एहतसाब तो इमरान खान ने जेल में बैठ के खुद कर दिया। ये चंद लोग थे, 4-5 लोग, खान साहब ने जेल के अंदर से बैठ के इनकी तबीयत साफ कर दी। उन्हें पता चल गया कि कौन क्या कर रहा है। ओवरऑल बहुत सारे लोग बेचारे इमरान खान के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चल पाते हैं। उसकी वजह यह है
जो आपके सामने। अब वही बात कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना दिल बड़ा करना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक बड़ी कैंपेन है, एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा पाकिस्तान में, सबको दिल बड़ा करना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को आवाज देनी पड़ेगी। तो डिसिप्लिन की कमी है, हर 100 आदमी के ऊपर एक लीडर है जो दूसरों को बुरा भला कहता है, लेकिन इमरान खान पे सब मुत्तफिक है। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी है, कोई आदमी कम कुर्बानी दे रहा है, कोई ज्यादा कुर्बानी दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा कुर्बानी दे रहा है, किसी ने अपना ये धड़ा बनाया हुआ है, किसी ने अपना वो ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन सारे के सारे एक बात पे मुत्तफिक है कि लीडर इमरान खान है, इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए। तो इस एक बात पे अगर सब एक दूसरे को बर्दाश्त करें तो एक बहुत बड़ी कैंपेन बन सकती है। तो इसमें उन्होंने कहा कि इस तरह इमरान खान नहीं निकलेगा जैसे आप कर रहे हैं। हम बुरे वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए, हमें सिखाया गया कि मजलूम के साथ खड़े होना है, हम जालिम के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए। मजलूम करोड़ों में और जालिम लाखों में है, हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, जुल्म मिटाने के लिए हमारे साथ मुत्तहिद हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या अपोजिशन ने अपनी सारी उम्मीदें अब बांध ली हैं 8 फरवरी से। डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी 8 फरवरी को बाहर आते हैं या नहीं आते। ओवरसीज पाकिस्तानी भी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं 8 फरवरी को लेकर। बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में जहां जहां पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, जापान में, हर जगह पे ये कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी की मुनासबत से प्रोग्राम किए जाए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान में होने वाली धांधली और इंसानी हकूक की पामालियां हैं, वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में अदलिया को कैद किया गया है, आइन की धज्जियां उड़ा दी गई, बेशुमार चीजें हैं, तो इन सब के खिलाफ आवाज उठाई जाए। अब 8 फरवरी एक आप समझ लें टेस्टर है, या ये एक वार्म अप मैच है या क्वालिफाइंग राउंड है। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या तहरीके तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान ये 8 फरवरी को कामयाब हो जाता है और पाकिस्तानी पाकिस्तान को बंद कर देते हैं एक दिन के लिए, या इस किस्म के मुजाहरे या इस किस्म के मनाजिर आ जाते हैं पूरे पाकिस्तान से जिनके लिए पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं या जो पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है, तो फिर ये क्वालिफाई कर जाएंगे एक बड़ी तहरीक के लिए। यानी फिर हुकूमत के लिए बच जाएगी कि इन्होंने एक मर्तबा करके दिखा दिया है, ये दोबारा जरूर आएंगे और ये मुश्किल पैदा करेंगे। दोबारा ये कब आएंगे ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद रमजानुल मुबारक है। 8 फरवरी के बाद 10 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा और छोटी ईद के बाद यानी मार्च के महीने में ये रमजान के अंदर सारी एक्टिविटीज होंगी और सारी चीजें तय पाएंगी और फिर मार्च के महीने के आखिर में बड़ी अनाउंसमेंट आ जाएगी कि पूरा पाकिस्तान कब और कैसे बंद करना है। ये 8 फरवरी को अगर तो जो वार्म अप मैच है या जिसे आप कहते हैं क्वालिफाइंग मैच है, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो फिर ये फाइनल खेलने की कोशिश करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि 8 फरवरी की इनकी कॉल नाकाम हो जाए और उस दिन ये पाकिस्तान को बंद ना कर सके। और अगर करे भी तो मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, प्रोपेगेंडा इस तरीके से किया जाए जिससे ये साबित कर सके कि जनाब 8 फरवरी को तो पाकिस्तान बंद नहीं हुआ, अब वो अपना खेल खेलेंगे, अपोजिशन अपना खेल खेलेगी और दोनों तरफ पूरा जोर लगाया जाएगा। लेकिन हुकूमत को अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है तो हुकूमत को इस बात का आइडिया हो जाएगा कि अब ये फाइनल जरूर खेलेंगे और ये उस मामले की तरफ जरूर आएगा। क्योंकि इमरान खान साहब का नया जो एक प्लान है वो ये नहीं है कि वो डी चौक चले जाएंगे या वो लाहौर चले जाएंगे या वो कहीं और चले जाएंगे, नहीं, वो पहले मरहले में पूरा मुल्क बंद करेंगे। मुल्क के हर कोने में वो नौजवानों को, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को कहेंगे कि आप सड़कें बंद करें, गाड़ियां बंद करें, कारोबार बंद करें, हर चीज आप बंद कर दें। तो हुकूमत का ये शौक भी पूरा हो जाएगा। वैसे भी हुकूमत ने 3-3.5 साल से पूरा पाकिस्तान ही बंद किया हुआ, तो 4 साल होने वाले, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान की मईशत से लेकर हर चीज का। तो 8 फरवरी को पता चलेगा। अगर 8 फरवरी को ये नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते फर्ज करें, तो फिर इनको दोबारा कामयाबी के लिए जोर लगाना पड़ेगा, लंबी कोशिश करनी पड़ेगी। तो 8 फरवरी एक ऐसा पहला पड़ाव है जो इन्हें हर हाल में पार करना पड़ेगा। अगर यहां से कामयाबी होती है तो फिर फाइनल करीब है, और अगर यहां से कामयाबी नहीं होती तो फिर फाइनल दूर है। इन्हें दोबारा से पूरा मैच खेलना पड़ेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने शाहिल अफरीदी ने खत लिखा है मरियम नवाज को, और खत के अंदर उन्होंने चंद चीजें जो हैं वो मरियम नवाज के सामने रखी हैं, क्योंकि जो अडियाला जेल है वो पंजाब हुकूमत के अंडर आता है इलाका, तो इसलिए मरियम नवाज को खत लिखा। खत में आपको बताया तो उसके मंदरजात क्या है, वो खत के अंदर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा जी कि इमरान खान के अहले खाना खुसूसन उनकी बहनों को अदालती इजाजत के बावजूद रोका गया, बदसलूकी का निशाना बनाया गया
और बुजुर्ग खवातीन को 1 किलोमीटर दूर सड़क पर बिठाया गया, जो गैर इंसानी, गैर इखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत पंजाब से 4 मुतालबात किए। नंबर 1, अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। नंबर 2, बदसलूकी के जिम्मेदारों को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नंबर 3, जेल और पुलिस को वादे हदायत जारी की जाए। नंबर 4, मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निजाम का क़याम अमल में लाया जाए, जो तरीकाकार है। और यह भी बताया गया कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है और उस जमात के कायद हैं जिसके मैंडेट के तहत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कायम है, लिहाजा उनके हकूक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेकर कानून की बालादस्ती और इंसानी वकार को यकीनी बनाएगी। ये नादरीन खत लिखा है सुहेल आफरीदी ने। नादरीन, एक खबर जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में भी है, और इनके हवाले से जो खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बयान से मुताल्लिक जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय आई थी उसको 4 दिसंबर तक के लिए मुअत्तल कर दिया है। और इस पे जो है वो वकील आए और आकर अदालत को मुतमईन करें कि किन हालात में इस्लामी नजरियाती कौंसिल FIA या पुलिस को सिफारिशात दे सकती है। देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मामला बड़ा अजीब है। जय्यद उलमा इकराम बार बार कह चुके हैं कि उनको जो है वो सजा दी जा रही है सिर्फ उलमा की मुखालफत की, क्योंकि वो बहुत खुलकर उलमा के खिलाफ या उनके नजरियात के खिलाफ बात करते थे, बड़े वोकल वो आलिम दीन है, लिहाजा उनको एक मुखालफत पैदा हो गई बाकी मौलवियों से, और फिर वही जो आपस का झगड़ा है उसकी वजह से उनके ऊपर ये केस बनाया गया। ज्यादा उलमा इकराम का ये मौक़िफ़ है जो न्यूट्रली ये बात करते हैं। बहुत सारे लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन अब अदालत से एक उम्मीद पैदा हुई है। मेरे ख्याल में अगर तो ये आपसी लड़ाई का मामला है, क्योंकि मैं ज्यादा दीनी मामलात में जानता नहीं हूं, लेकिन जितने उलमा इकराम से मैंने सुना उन सब ने कहा कि जी ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मामला जो है ये जाती नापसंदीदगी का मामला है और ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके ऊपर इल्जामात लग गए हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय के हवाले से हाई कोर्ट ने जो उनकी राय को मुअत्तल किया है, इसके बाद 4 तारीख को दिसंबर की क्या चीज निकलती है और मामला कहां जाता है। बहरहाल उनकी जमानत के लिए कोशिश की जा रही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है उनको रिहा किया जाए। देखते हैं कि ये केस किस सिमत आगे बढ़ता है। नादरीन, एक और खबर, और ये बड़ी खबर है। खबर ये है कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए हैं और इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है। ये चारों जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इसहाक खान और जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज साहबा। मेरे ख्याल में इसमें जो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हुए हैं या जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उन दोनों को वकील बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतमुल्लाह साहब को चाहिए कि वो इसमें वकालत करें, अगर तो कोई कानून में गुंजाइश है तो। दूसरा, देखें, ये सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए तो एक दरखास्त हो सकती है। मुझे इस मौका पर इस माहौल में ऐसा दिखाई नहीं देता कि इन जजेस को कोई इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। आखिरी एक खबर है नादरीन के ये इस किस्म की चेमगोइयां हो रही हैं कि शायद महमूद खान अचकज़ई साहब की जगह पे जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसकी सरबराही फजल रहमान साहब को दे दी जाए, क्योंकि अचकज़ई साहब जो है उनको बनाया जा रहा है अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में। नादरीन, एक और खबर है, लंदन में या यूरोप में पूरे में हर जगह पे जो है वो अब 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज पाकिस्तानी इज्तिमात करने जा रहे हैं, एहतजाजी इज्तिमात करने जा रहे हैं कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में जो कत्लेआम हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। ज्यादातर मुल्कों में 22 और 23 तारीखें जो हैं वो इसके लिए चुनी गई हैं। वजह यह है कि 22 और 23 को सैटरडे और संडे है, तो यहां पे एहतजाज किया जाएगा। लंदन में एतवार वाले दिन ह्यूमन चेन बनाई जाएगी, यानी इंसानी हाथों की जंजीर। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फैसला किया कि वो बरतानिया के शहर लंदन में 23 नवंबर को दोपहर इंसानी हाथों की एक जंजीर बनाएंगे। ये फैसला किया गया लंदन में, जबकि यूरोप में, अमेरिका में और दीगर कई ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे अभी शेड्यूल हो रहे हैं और प्रोग्राम तश्कील दिए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में इस हवाले से अभी तक कोई बड़ा प्रोग्राम सामने नहीं आया। अभी तक नहीं बताया गया कि कौन सा प्रोग्राम पाकिस्तान में होगा, किस लेवल का होगा और किस जगह पे होगा। अभी तक तो इसके बारे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जुनैद सलीम साहब ने एक खबर दी है नादरीन, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं। थोड़ा उनके प्रोग्राम में मज़ा होता है, लेकिन क्योंकि जर्नलिस्टिक उनका बैकग्राउंड है तो खबरें उनके पास आती रहती हैं। उन्होंने कहा जी कि गैर मुल्की सफीर ने, जो बड़ा ताकतवर मुल्क का सफीर है, उसने हुकूमत से राब्ता किया। जब उसने देखा कि इमरान खान की बहनों के साथ क्या हुआ तो उसके बाद राब्ता किया और इस मुल्क पर या इस मामले पर अपने मुल्क की जानिब से उन्होंने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं जनाब और नाखुशी है।
हुकूमत ने कहा जी हम मुलाकातें भी करवा देंगे, जो हुआ इसका अदाला भी कर देंगे, तलाफी कर देंगे, हमें आप 30 दिन का वक्त ले लें। अब सफीर ने कहा जी 30 दिन का वक्त का किस जवाब पे आप 30 दिन का वक्त मांग रहे हैं? 30 दिन का वक्त हुकूमत मांग रही है। मैंने आपसे बताया था ना कि जब तक के जो फील्ड मार्शल है उनकी चीजें सीधी नहीं हो जाती तब तक के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी, और जब तक ये कुछ आलमी सतह पे जो गेम है उस पूरे को अपने कंट्रोल में नहीं कर लेते तब तक इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी। अब नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट का अगला टारगेट क्या है? देखें, जो अलग अलग जगह पे टारगेट होते हैं ना, बैरून मुल्क अलग टारगेट है, अंदरून मुल्क अलग टारगेट है, तो यहां पे अब 18वीं आईनी तरमीम को निशाना बनाया जाएगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। 18वीं आईनी तरमीम जिसके तहत सूबों के पास इख्तियारात मौजूद हैं और कुछ सूबाई खुद मुख्तारी जो सूबों को मिली है वो 28वीं आईनी तरमीम के जरिए मिली है, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान की तकरीबन सारी सियासी जमातें लेती है। अब 28वीं आईनी तरमीम पे एस्टेब्लिशमेंट की अगली नजर है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि 27वीं तरमीम पे काम हो रहा है, जिस दफ्तर में काम हो रहा है वो अलग दफ्तर है, सियासतदानों को कुछ पता नहीं है, लेकिन ये फैसला हो गया कि 28वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। कब लाई जाएगी इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं, और अभी तो सेलिब्रेशन मोड में सारे के सारे जश्न मना रहे हैं। दिसंबर के महीने में या उसके मिड में जाके काम शुरू होगा 28वीं आईनी तरमीम पे, और फिर आप देखेंगे बड़ी तेजी से ये मामला भी आगे बढ़ेगा। पहला जो नुक्ता है आईएमएफ की रिपोर्ट का, ये 180 सफात से जायद की रिपोर्ट है। इसका जो पहला बड़ा नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान का तमाम जो सरकारी सेक्टर है इसमें हर सतह पर मुसलसल और तबाहकुन किस्म की करप्शन फैल गई है। यानी पाकिस्तान का सारा जो सरकारी स्ट्रक्चर है उसमें बदतरीन करप्शन है इस वक्त, और करप्शन ने जड़ें पकड़ ली हैं हर जगह के अंदर। नंबर 2, रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल हैं और एहतसाब का फुकदान है। अच्छा, इसमें SIFC का भी हवाला दिया गया। अब जो SIFC का इदारा बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान की फौज भी इन्वॉल्व है, आर्मी चीफ भी इसके अंदर शामिल है, और बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है, फौजी अफसरान को, जर्नलों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये SIFC के हवाले से कोई सालाना रिपोर्ट ही नहीं है, ना इसकी कोई कारकर्दगी रिपोर्ट है, इस पे कितना खर्चा आ रहा है, ये कितनी सरमायाकारी लेकर आया, कोई चीज नहीं है। तो गवर्नेंस के बड़े सीरियस मसाइल है पाकिस्तान के रियासती इदारों में, और किसी किस्म का एहतसाब भी नहीं होता। तीसरा नुक्ता, जो अलीट क्लास है पाकिस्तान की, प्रिविलेज्ड क्लास, जो सबसे हाई क्लास के लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये जो अलीट क्लास है यही पाकिस्तान के हुक्मरान है, यही हुक्मरानी करते हैं, यही इक्तदार के अंदर रहते हैं, जो जाती मफादात में मुआशी पॉलिसियां बनाते हैं। जैसे कि शुगर वाले हैं, जितने भी शुगर मिल मालिकान है वो सारे के सारे हुकूमत के अंदर रहते हैं, सियासी जमातों में शामिल हैं, और ये मिलकर हुकूमतें बनाते हैं। इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन आए थे तो वो शुगर माफिया का हिस्सा थे। आज इमरान खान के पास कोई भी एक शुगर माफिया वाला बंदा नहीं बचा, क्योंकि सारे के सारे हुकूमत के साथ चले गए। लिहाजा इस तरह से अलीट क्लास हुक्मरान जो है ये जाती मफादात में मुआशी पॉलिसियां बनाते हैं। इसमें मिसाल दी IMF ने शुगर स्कैंडल का। नंबर 4 जो नुकता उन्होंने उठाया कि पेचीदा टैक्स निजाम करप्शन का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। पाकिस्तान में टैक्स ही कोई नहीं देता, जो ताकतवर आदमी है, जो बड़ा आदमी है, वो टैक्स देता ही नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस का कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में। वो तरीका एक ही है, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगाई जाओ, गरीब आदमी पे टैक्स लगाई जाओ, पेट्रोल बिजली और गैस महंगा करते जाओ। कोई टैक्स की इस्लाहात पाकिस्तान में की नहीं गई। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारे अदवार आए, लेकिन किसी दौर में भी टैक्स की इस्लाहात नहीं की गई। इमरान खान साहब ने जब इसका नाम लिया तो उसके बाद पाकिस्तान में उस वजीर को ही तब्दील करना पड़ गया, क्योंकि माफिया इतने जबरदस्त तरीके से हमला आवर हुआ था। फिर उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, लेकिन फिर भी मईशत तो चल ही रही थी इमरान खान के दौर में। अभी तो सत्ता ही बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पकड़ के। बहरहाल पेचीदा टैक्स निजाम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर लोग टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदले में लोगों को फायदा भी मिलता है। पाकिस्तान में